Good evening, class. In last video, we have discussed that how the DNA are generally transferred to create RNA and how the RNAs are generally transferred to make proteins. Okay, so apart from that, we have discussed the different topics in this chapter, the molecular basis of inheritance. So in last video, we have discussed the very important topic, and the topic was central dogma. ओके, सेंट्रल डोगमा में हमने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल डोगमा में जो हमारा डीएनए का पार्ट था, एंड दिस डीएनए पार्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डीएनए का जो पार्ट था, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दे मेक आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन की मदद से ये क्या बनाते थे? आरएनए बनाते थे। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते थे। जब डीएनए फॉर्मेशन करता है आरएनए का, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। समटाइम्स आरएनए कैन बी डू अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कभी कभी आरएनए जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस करते थे, और किसको बनाते थे? डीएनए को। सो इस प्रोसेस को हम कहते थे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस। ठीक है, सो इसको भी हम थोड़ा डिटेल पोर्शन से देखेंगे। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड द पार्ट वॉज आरएनए। उसके बाद फर्दर आगे चलकर क्या बनाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं, सो आरएनए जो है हमारा, वो आगे चलकर बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस दे कैन मेक प्रोटीन। ओके, सो ये जो है ये पार्ट जो है प्रोटीन बनाते थे। सो दैट पार्ट इज ऑल ओवर कॉल्ड एज सेंट्रल डोगमा, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम. So we have to discuss in this chapter, and the next topic is the search from genetic material. हम सबसे पहले इस टॉपिक में ये देखने जा रहे हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल था उसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया गया, उसको कैसा देखा गया कि जो जेनेटिक मटेरियल ह्यूमन बींग्स में या कहीं पे भी अवेलेबल है, तो वो जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, वेदर इट इज़ डीएनए, आरएनए या प्रोटीन. ठीक है, सो जेनेटिक मटेरियल इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, द मोस्ट कॉमन एंड बेनिफिशियल पार्ट. वी हैव ऑल्सो डिस्कस सो मैनी थिंग्स अबाउट द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बाद में देख चुके हैं हाउ द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स आर जनरली यूजिंग द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसमें इन्होंने आर स्ट्रैंड और एस स्ट्रैंड को लिया था. आर स्ट्रैंड जो था जनरली इट इज़ नॉन वायरुलेंट था. ठीक है, और वो नॉन पैथोजेंस भी थे, लेकिन जो एस स्ट्रेंथ थे वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थे, क्योंकि एस स्ट्रेंथ जो है वो वायरुलेंट पैथोजेंस थे, क्योंकि वायरस से जो भी थे वो कैटेगराइज थे. सो जब भी ये चूहे को इंजेक्ट किया जा रहा था, तो उसमें चूहा जो है जनरली जो माइस था हमारा, वो क्या हो जा रहा था? उसकी डेथ हो जा रही थी. ठीक है, सो इसमें इसकी डेथ हो जा रही थी. एनआर स्ट्रेंड को जब वो यूज़ कर रहे थे, तो इसमें जो है माइस सर्वाइव कर रहा था. तो वो क्या किए कि एस स्ट्रैंड को ही हैज़ डन द एक्सपेरिमेंट विथ हीट किल्ड. जब उन्होंने इसको हीट किल्ड किया और एस स्ट्रैंड को जब इंजेक्ट किया, तो इसके अंदर का जो भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था वो हो सकता है वो इनविजिबल हो गया हो, जिस कारण से जब इन्होंने माइस को दिया तो माइस वहाँ पे सर्वाइव किया. लेकिन आफ्टर सम टाइम्स व्हेन एस स्ट्रैंड हीट किल्ड व्हेन मिक्स विथ आर स्ट्रैंड, जब इसको इन्होंने फोर्थ स्टेप में जब आर स्ट्रैंड के साथ मिक्स किया, तो इस टाइम पे ये देखने को मिला कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था उसमें इनका पूरा का पूरा जो ओवरऑल प्रोसेस था वो कंप्लीट अपसेंट नहीं मिला, बल्कि एस स्ट्रैंड जिसको हम हीट किल्ड किए थे, इसके बाद जब आर स्ट्रैंड के साथ जब हम इसे कंबाइन किए, तो ये पूरा प्रोसेस हमारा चेंज हो गया. इसमें हमें ये देखने को मिला कि जो आपका जो यहाँ पे मेंशन है, एस स्ट्रैंड हीट किल्ड कंबाइंड विथ आर स्ट्रैंड एंड व्हेन इंजेक्टेड टू माइस, डेफिनेटली द माइस गेट्स निमोनिया एंड इट क्लियरली डाई. और उसको जो है माइस को जो है निमोनिया हुआ एंड ये खत्म हो गया. सो दैट इज ऑल ओवर द प्रोसेस ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. वी हैव डिस्कस इन 11th क्लास ऑल्सो इन अ डिटेल्ड मैनर. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज यहाँ पे जो ग्रिफिथ साइंटिस्ट थे, दे डिडेंट, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट के साथ को वर्कर्स भी होते थे, एंड बट ही डिडेंट गिव द एडजेक्ट थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. उन्होंने इसके बारे में कोई एडजेक्ट थ्योरी नहीं बता पाए. उसके बाद फर्दर बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए, और उन्होंने फिर क्या किया, अलग अलग चीज़ों को लेकर बताने का जो सिस्टम था और भी बताना चाहा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द साइंटिस्ट गेव द एग्जैक्ट कंक्लूजन अबाउट दी हिज एक्सपेरिमेंट. वो अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ ना कुछ कंक्लूजन हमेशा देते थे. सो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट टोल्ड दैट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स मे बी डीएनए, मे बी मीन्स 50-50%. यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज़ नॉट डिफाइंड येट. अभी तक जेनेटिक मटेरियल नहीं पता चला था. उन्होंने बताया कि जो डीएनए के जो पार्ट्स थे वो समटाइम्स के लिए एक्टिवेट हुए थे,
एक्टिवेट होने के बाद जब उन्हें हीट किल्ड किया तो इनके जो एक्टिवेशन सिस्टम थे वो खत्म हो गए। खत्म होने के बाद जब इनको दूसरा स्ट्रैंड मिला तो ये उसके साथ उसके बॉडी के अंदर एंटर होके अपने जो स्ट्रेंथ था उसको वापस एक्टिवेट करके, यानी जो जेनेटिक मटेरियल डीनेचर्ड हो गया था, क्योंकि वी नो दैट RNAs आर जनरली फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द प्लांट सेक्शंस। DNA जो है मोस्टली फाउंड इन बैक्टीरिया, वायरसेस और भी बहुत सारे ह्यूमन बींग्स वगैरह में भी DNA देखा जाता है। बट अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल का, क्योंकि साइंटिस्टों के बीच में कुछ एक चीज़ों को लेकर डिस्प्यूट था कि जेनेटिक मटेरियल में भी DNA या जेनेटिक मटेरियल में भी RNA और जेनेटिक मटेरियल में भी प्रोटीन, इनमें से जेनेटिक मटेरियल है कौन। ठीक है, सो RNA विच इज़ फाउंड इन प्लांट सेक्शंस मोस्टली, DNA जो जेनेटिक मटेरियल होता है अप्रॉक्स बहुत सारे यूकेरियोट्स प्रोकैरियोट्स का। और बात करते हैं हम प्रोटीन की, सो प्रोटीन इज ऑल्सो, कुछ साइंटिस्ट का ऐसा सोचना था कि प्रोटीन में भी जेनेटिक मटेरियल, लेकिन फॉर इनका इन्फॉर्मेशन व्हेन यू प्रोवाइड द हीट डेफिनेटली प्रोटीन विल बी डीनेचर्ड। जब आप हीट करोगे किसी भी चीज़ को, जैसे उन्होंने एस स्ट्रैंड को हीट किया था तो उस टाइम पे इसको क्या होना था, खत्म हो जाना था। अगर प्रोटीन होता तो वो डीनेचर्ड हो जाता, लेकिन मे बी इट कैरिड RNA और DNA। सो DNA उन्होंने माना कि DNA जो है मोस्टली इट इज़ फाउंड इन बैक्टीरिया एंड सो इट इज़ कन्फर्म्ड एज DNA। बट there is a different scientists generally gave their own system to prove DNA is a genetic material, जिसके साथ इन्होंने ओस्टवाल्ड, कॉलिन मैकलॉड और मैककार्टी, तीन साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट इनके को वर्कर्स थे। इन्होंने भी ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ प्रिंसिपल्स का यूज़ किया। इन्होंने भी बताया कि किस तरीके से हम DNA, RNAs और इन प्रोटीनेज, मतलब तीन एंजाइम्स का यूज़ किया था इन्होंने। इसमें इन्होंने प्रोटीन के साथ प्रोटीनेज मिलाया, डीनेचर्ड करके देखा, DNA के साथ भी DNAs मिलाया, RNA के साथ दे हैव गिवन द RNAs एंजाइम। सो इन्होंने बहुत सारे एंजाइम्स का यूज़ किया उन सारी चीज़ों को डिजोल्व करने के लिए। और जब ये इंजेक्ट किए किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो प्रोटीनेज अगर जिसमें ख़त्म था तो इन्होंने सारे एंजाइम्स का यूज़ किया था, जैसे आप यहाँ देख सकते हो हियर DNAs यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, सो ये क्या किया कि वो जितने भी स्ट्रेंथ है उनके साथ इन्होंने सारे एंजाइम्स को ऐड किया और वापस में इनको ये फॉर्मेशन जो था वो देखना चाहते थे कि अगर हम किसी बॉडी में प्रोटीन को निकाल कर, या तो हम उसे DNAs डाल के हम चेक करते हैं, या फिर RNAs डाल के उसको चेक करते हैं, या फिर उसके अंदर प्रोटीनेज डाल के चेक करते हैं। सो प्रोटीनेज डीनेचर्ड हो जा रहे थे, DNAs को भी उन्होंने देखा कि क्या चेंजेस आ रहा। तो ऐसा करते हुए मैकलॉड और मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट भी जो था वो सक्सेसफुल था और वहाँ पे DNA जो था वो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में निकल कर आया। बट फाइनली द DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल इज गिवन बाय, बिकॉज whatever I am telling you, all the process we have done in the classes and most of the students were that time were absent. Okay, बहुत सारे बच्चे उस टाइम पे absent थे and we have discussed some of the most of the topics in classes. हम classes में सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, but once again I am repeating my own previous topic. अब उसके बाद जेनेटिक मटेरियल को बताने के लिए दो साइंटिस्ट आए थे। द साइंटिस्ट का जो नाम था अल्फ्रेड हर्से और मार्था चेज, यानी मार्था चेज और हर्से, इनका जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने आइसोटोप्स को लेकर जनरली एक्सपेरिमेंट किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो था वो उनका इस प्रोसेस के थ्रू हुआ था। ठीक है, इसमें इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वगैरह का यूज़ करके सल्फर और फॉस्फोरस को क्लियर किया था। और इन्होंने ही क्लियर, हर्से और चेस ने ही क्लियर बताया था कि DNA वॉज द जेनेटिक मटेरियल विच आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में बिलोंग करता है। ठीक है, सो DNA वॉज द जेनेटिक मटेरियल। ये बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था हर्से एंड चेस, एंड बोथ साइंटिस्ट वॉज अ great and well known. After that, when they provide the DNA as a genetic material, so that time we have to also discuss the several property of DNA carries. ठीक है, DNA के बहुत सारे properties होती थी, but here a molecule that can act as a genetic materials must fulfill the following criteria. जो property फॉलोइंग करती है कि वो जेनेटिक मटेरियल उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सो फर्स्ट, इट शुड बी एबल टू जनरेट द रिप्लिका और रिप्लिकेशन, यानी जो भी प्रॉपर्टी है एज वी हैव डिस्कस, DNA हैज़ हाई पावर ऑफ DNA रिप्लिकेशन। DNA का खुद का रिप्लिकेशंस होता है, यानी DNA खुद भी रिप्लिकेट करते हैं। ठीक है, सो DNA जो थे जेनेटिक मटेरियल भी थे, साथ में उनमें सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो वो रिप्लिकेशंस भी करते थे। इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली भी स्टेबल होना चाहिए, वो DNA थे। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, यानी म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन में सबसे बड़ा रोल प्ले हुआ था इनका DNA का, क्योंकि DNA जैसे जैसे चेंज होते गए हमको ऑर्गेनिज्म में वैसे वैसे चेंजेस देखने को मिले। म्यूटेशंस का मतलब भी होता है चेंजेस, ठीक है, ऑकरिंग।
सो इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, क्योंकि मेंडल के जो भी एक्सपेरिमेंट थे वो सारे कैरेक्टर्स विच आर टोटली बेस्ड ऑन द डीएनए, डीएनए से रिलेटेड बहुत सारे उनके कैरेक्टर्स जो थे वो मैथ से. सो फाइनली हर्से एंड चेज हैज गिवन द क्लियर कट एक्सपेरिमेंट evidation. So these all are the process by which the Mendelians and most of the scientists had confirmed that the DNA act as the genetic material. So we have discussed that the following genetic materials can possess the different types of properties, that it must be carry highly replication system, and it should be chemically structurally be stable, and it should be provide the scope for slow changes. इसका मतलब इनमें जो चेंजेस है वो स्लो होना चाहिए, जो म्यूटेशंस है मतलब जो चेंजिंग सिस्टम्स है विच आर वेरी स्लो प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, यानी चेंजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है. एंड इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं इनको मेंडेलियन कैरेक्टर से पोजेस करना है. नेक्स्ट we have discussed that RNA is world. Okay, so we know that RNA is a ribonucleic acid we have discussed, and DNA is a deoxyribonucleic acid, and RNA is also genetic material, and now it is first evidence is generally found in the tobacco mosaic virus. ये जो सबसे पहला जो RNA का जो सबसे important evident मिला था कि RNA जो है इट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल विच आर फाउंड इन द प्लांट सेक्शन. इसमें सबसे पहले टीएमबी नाम के प्लांट्स में, यानी जो हमारा मोजेक प्लांट्स जो था टोबैक वाला, उनके अंदर मोजेक वायरस जो है एंटर किए थे. एंड आफ्टर द एंटरिंग ऑफ मोजेक वायरस दे ऑल्सो कंटामिनेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स एंड ऑल द प्लांट सेक्शन. इट मीन्स दैट RNA एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल्स. ठीक है, सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल. अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ये कोई एक प्लांट्स है. ठीक है, सपोज ये कोई प्लांट्स है. इस प्लांट्स में जनरली इसकी जो लीव्स थी, इसको मोजेक वायरस के क्या किया गया कि जो हेल्दी लीव्स था उसमें मोजेक वायरस को लाकर एंटर किया गया जेनेटिक मटेरियल चेक करने के लिए. सो फर्दर इट इज़ ऑल्सो कंटामिनेटेड एज अ RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल. और जब टोबैको मोजेक वायरस जब एंटर हुआ एक न्यू हेल्दी प्लांट्स में, तो उसमें भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लगे बाय द एक्शंस ऑफ वायरस, एंड दे एक्ट एज अ RNA एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल. सो RNA जो था वो भी आपके जेनेटिक मटेरियल में शामिल हो गया. So it is a very important topic because here it is written that RNA was the first genetic material, and that is found in the almost of all plant sections. Okay, so next we are going to discuss that replications, and we have discussed that replication capacity is जो होती है वो दोनों में होती है. replication का जो प्रोसेस है वो दोनों में होता है. इट मीन्स replication DNA भी करते हैं और replication जो है RNA भी करते हैं. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो RNA और DNA का जो जेनेटिक मटेरियल जो स्ट्रक्चर्स निकल कर आया, सो मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट गेव द एडजेक्ट लॉ टू प्रूविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स. इसके बाद हम चारगाप्स रूल्स भी देखेंगे इसमें, लेकिन इससे पहले फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स विच प्रूव दैट DNA and RNA act as a genetic material in the different types of organism, and which types of genetic material source by experimental proof we will discuss one by one. ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं DNA replication की, सो फर्स्टली replication is generally three types. तीन प्रकार के replications हैं. जो पहला रिप्लिकेशन है उसका नाम है कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन. सेकंड रिप्लिकेशन की बात करते हैं उसका नाम है सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन विच इज मेंशन हियर, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है. और अगर हम थर्ड रिप्लिकेशन की बात करते हैं तो थर्ड रिप्लिकेशन है डिस्पर्सिव रिप्लिकेशन. इसका मतलब है डिस्पर्सिव रिप्लिकेशन. सो देयर इज अ थ्री टाइप्स ऑफ रिप्लिकेशंस आर देयर गिवन इन योर बुक्स. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑल दी रिप्लिकेशन अबाउट द DNA. ओके, सो फर्स्ट इसमें जो रिप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और जनरली जो इसमें जो रिप्लिकेशन का जो प्रोसेस था वो सेमी कंजर्वेटिव मोड पे था. इसका मतलब बताने का जो एग्जैक्ट मोड था उसमें जो सबसे पहला हमारा मोड ऑफ रिप्लिकेशन आता है दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन. कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन में क्या होता है, सपोज आई एम गिविंग यू इन दिस टाइप ऑफ रिप्लिकेशन पेरेंटल DNA मॉलिक्यूल्स रिमेन कंजर्व्ड एंड अ न्यू डॉटर मॉलिक्यूल्स इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेरेंटल फॉर्म. इसमें क्या होता था कि जैसे ये मदर के स्टैंड है और ये जब आगे प्रोसेस होते थे तो ये दो डॉटर स्टैंड बनाते थे
इन दिस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन पैरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल्स रिमेन कंजर्व, इसमें ये जो पैरेंटल डीएनए था वो कंजर्व रहता था, देयर इज अ नो चेंजेस, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। पैरेंटल से उनके बच्चों में जो भी स्पीसीज जा रहा था तो ये प्रोसेस एज ए जेनेटिक मटेरियल एक्ट हो रहे थे, तो जो प्रॉपर्टी इनके पास थी वही प्रॉपर्टी इनके पेरेंट ऑफस्प्रिंग में जा रही थी, सो दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। अब हम बात करते हैं डिस्पर्सिव की, तो डिस्पर्सिव में क्या हुआ था कि जो भी हमारे जो इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे और जो डीएनए था, इन दिस टाइप ऑफ रिप्लिकेशन, मैं बात कर रहा हूँ डिस्पर्सिव रिप्लिकेशन की, सो रिप्लिकेशन की बात करते हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ रिप्लिकेशन डीएनए मॉलिक्यूल्स डिवाइड इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स, इसमें जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाते थे, एंड प्रोड्यूस टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स, और दो अलग अलग डॉटर डीएनए बनाते थे, एंड ईच सच मॉलिक्यूल्स हैज अ ओल्ड पेरेंटल एंड न्यूली सिंथेसाइज पार्ट्स। अगर मैं बात करूँ सो यहाँ जो है एक पेरेंटल डीएनए है, ठीक है, सो यहाँ पेरेंटल डीएनए, जब इनकी ऑफस्प्रिंग यानी दो डॉटर सेल्स बनती थी तो एक डॉटर ये बनी और एक डॉटर ये बनी, ठीक है। सो इसमें होता क्या था कि पेरेंटल का जो डीएनए सेगमेंट था, आधे आधे बीच में पेरेंटल का डीएनए सेगमेंट्स होते थे, और आधे सेक्शन की बात करें तो उसमें जो है डॉटर का होता है न्यूली सिंथेसाइज, मतलब आधा पोर्शन पेरेंट्स का होता था और आधा पोर्शन जो है वो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए के डॉटर स्ट्रैंड होते थे। लेकिन फर्दर दिस एक्सपेरिमेंट वाज अनएक्सपेक्टेड एंड फाइनली सेमी कंजर्वेटिव मोड आया। सेमी कंजर्वेटिव मोड का मतलब था in this type of replication both the strands of parental DNA get separated from each other, इसमें जो भी parental DNA के जो segments थे वो आपस में separate हो जाते थे, and each old or parental strand synthesize a newly मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूली आर कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड, या तो ये न्यूली बनाते थे यानी नया बनाते थे, या तो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते थे, एंड ईच डॉटर डीएनए प्रोड्यूस इन द मैनर हैज एन ओल्ड स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड एंड ओनली न्यू सिंथेसाइज स्ट्रैंड्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि जो भी हमारा डीएनए के सेगमेंट्स देखने को मिलते थे, सपोज यहाँ पे डीएनए का सेगमेंट है, ये पेरेंटल है, ठीक है, सो पेरेंटल में क्या होता था कि एक पेरेंट का रहता था, और सेकंड अगर हम बात करें तो एक जो है न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनता था। इसका मतलब एक स्ट्रैंड जो है हमारा वो इस पैटर्न में होगा और दूसरा स्ट्रैंड जो है हमारा वो इस पैटर्न में होगा। इसका मतलब देयर इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड किसी पेरेंट्स का रहता था और एक स्ट्रैंड जो था वो न्यूली सिंथेसाइज था। सो दैट मेथड, द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रूविंग द डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। सो इस एक्सपेरिमेंट को लेकर बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, बट नन ऑफ साइंटिस्ट गेव द एग्जैक्ट रोल ऑफ रिप्लिकेशन सिस्टम। बट अगर हम बात करते हैं तो दो साइंटिस्ट आए थे, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। इस सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन को बताने के लिए दो साइंटिस्ट आए थे। साइंटिस्ट का नाम था मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्यू मेसल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल, दो साइंटिस्ट थे, एक मेसल्सन और दूसरे थे स्टॉल, जिन्होंने 1958 में गेव द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन द फेवर ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन के आइसोटोप्स को लिया था, ठीक है, सपोज हियर इन्होंने नाइट्रोजन के आइसोटोप्स को लेकर आपस में चेक किया था कि कौन से ऐसे डीएनए के स्टैंड है जो हमें क्लियर दिखाई देते हैं। तो फर्स्टली अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, वैसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सो हियर वी हैव टू डिस्कस दैट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए सबस्टेंस आर जनरली मेंशन हियर। यहाँ पे डीएनए का आइसोटोप्स है, और ये जो डीएनए का आइसोटोप्स है ये N नंबर 15, ये पेरेंटल है, और जब इसको नाइट्रोजन के आइसोटोप से जब हम इसको जो भी प्रोसेस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह से, तो इनके न्यूली डॉटर सेल्स बनेंगे, लेकिन जनरेशन 1 में एक आइसोटोप्स होगा N15 जो कि हैवी होगा, और एक बनेगा आपका N14 जो कि हैवी से थोड़ा सा लो होगा। लेकिन क्लियर कट हमें एविडेंस ये मिलेगा कि इसमें जो हमें डीएनए के जो सेगमेंट्स मिले, एक सेगमेंट्स रहेगा पेरेंट का एंड सेकंड सेगमेंट इज कंसीडर्ड एज न्यू सिंथेसाइज यानी डॉटर का रहेगा। तो ये एक प्रकार का हाइब्रिड था। व्हाई इट इज हाइब्रिड? बिकॉज इसमें N15 आइसोटोप्स भी थे और N14 आइसोटोप्स भी थे। नाउ सेकंड जनरेशन की बात करते हैं तो सेकंड जनरेशन और भी इंटरेस्टिंग था। सेकंड जनरेशन में हमको अलग अलग आउटकम्स देखने को मिले। आउटकम्स में सेकेंड जनरेशन में N14 कंप्लीट यानी आपको पेरेंटल पूरा मिला। सेकेंड N15 जो मिला उसमें हमको आधे स्ट्रैंड जो थे मदर के थे, आधे स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज थे। इसमें भी N14 वाले केसेस में सेम हुआ और N14 वाले केसेस में बिल्कुल सेपरेट हो गए। सो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिली मेसल्सन और स्टाल का। वेन एवर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में बी कम्स इन योर बोर्ड एग्जाम, सो दैट टाइम यू हैव टू मेंशन ओनली दैट डायग्राम ऑल्सो, बिकॉज ये डायग्राम के हिसाब से ये प्रूफ हो जा रहा था कि जो डीएनए है
वो जब भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसी भी पेरेंट से किसी भी ऑफस्प्रिंग में बाय एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। और यही जेनेटिक वेरिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर भी था जिसको मेसल्सन एंड स्टॉल नाम के साइंटिस्टों ने बताया था कि जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, इट इज एक्ट एज अ सेमी कंजर्वेटिव मोड। ये सेमी कंजर्वेटिव मोड पे ही एक्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ replications. In next video we will discuss some important topic of machinery actions of enzyme। हम ऐसे बहुत सारे डीएनए के मशीनरी एक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे जो कि हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। सो डीएनए के जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए इज एक्सपेंडेड एज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, स्टैंड फॉर इनका पूरा नाम है। और ये जनरली जो होते हैं ये फोर्क से बनाते हैं। रिप्लिकेशन फोर्क का मतलब यहाँ जो मेंशन हो रहा है कि जब भी डीएनए आपस में स्ट्रैंड होते हैं तो ये फोर्क टाइप शेप बनाते हैं। इसी फोर्क को, ये जो फोर्क नीचे वाला जो पोर्शन बन रहा है दैट इज कॉल्ड फोर्स। यानी रिप्लिकेशन होते हुए इनके जो बैंड है, जो डबल स्टैंडर्ड बैंड होंगे, वो आपस में खुलते हैं और उस टाइम पे फोर्क लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रिप्लिकेशन फोर्क। ओके, आफ्टर दैट वी विल आल्सो डिस्कस सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए replication process. Okay, till then whatever I have taught you, you have to revise it very carefully, and if you have any doubt you can contact me. Thank you, students.